हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्लूइड किसको कहते हैं? फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो। इसमें लिक्विड्स और गैसेस की स्टडी होती है। और फ्लूइड मैकेनिक्स की आप जानते हैं दो ब्रांचेस हैं, एक है हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरी है हाइड्रोडायनामिक्स। तो पहले हम हाइड्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस करेंगे। अब हाइड्रोस्टैटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना होता है? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर। जैसे मैकेनिक्स में हम बात करते हैं मास की यानी इनर्शिया की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में उसकी जगह हम बात करते हैं डेंसिटी की। और प्रेशर फ्लूइड मैकेनिक्स में और मैकेनिक्स में हम फोर्स की बात करते हैं। तो मास और फोर्स इनकी जगह डेंसिटी और प्रेशर की बात होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में। फिर हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला एच रो जी आप जानते हैं। फिर बुओयेंसी यानी अपथ्रस्ट, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशंस, और फाइनली फिर पढ़ना है फ्लोटेशन। तो शॉर्ट में सिलेबस है हाइड्रोस्टैटिक्स का। हम करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, टू सॉलिड्स ए एंड बी फ्लोट इन वाटर। मतलब क्वेश्चन है फ्लोटेशन का। इट इज ऑब्जर्व दैट ए फ्लोट्स विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड एंड बी फ्लोट्स विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड। द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी इज एस। तो जल्दी से फ्लोटेशन को रिवाइज करें। क्या होता है फ्लोटेशन? मतलब कब कोई बॉडी लिक्विड में फ्लोट करती है? जब डाउनवर्ड्स फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल हो, मतलब इक्विलिब्रियम में होती है वो। डाउनवर्ड्स फोर्स कौन सा होता है? उसका वेट। वेट कितना होगा? यदि उसका वॉल्यूम है v उस बॉडी का, और डेंसिटी उसके मटेरियल की है मान लो ds, ये ग्रेविटी, ये अपवर्ड फोर्स की डाउनवर्ड्स, ये उसका वेट। और जब वेट अपथ्रस्ट के बराबर होता है v इंटू dl इंटू जी, ये अपवर्ड्स एक्ट करेगा। तो या तो ये वॉल्यूम बराबर होते हैं या फिर हो सकता है ये वॉल्यूम कम हो। तो हमने लिख लिया वहां v इन। तो ये फ्लोटेशन की शर्त है। फ्लोट होने के लिए वेट और अपथ्रस्ट को बराबर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? दो सॉलिड्स की बात हो रही है। पहले सॉलिड के बारे में उसने ये कहा है कि उसका हाफ वॉल्यूम इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर। लिक्विड कौन है यहां? वाटर। तो क्या लिखेंगे? उसका वेट क्या लिखेंगे? वी ए इंटू उसके मटेरियल की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा वी ए बाई टू। वी ए बाई टू इंटू यहां आएगी वाटर की डेंसिटी इंटू जी। ऐसी इक्वेशन बनेगी। और दूसरी बॉडी बी के लिए इक्वेशन बनाओगे तो वो होगी वी बी इंटू उसकी डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू, अब उसका कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है? 2/3, मतलब 2VB/3 इंटू DW इंटू जी। ऐसी दो इक्वेशंस बनाएंगे। हमको चाहिए क्या है? रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज, मतलब DA अपॉन DB हमको चाहिए है। तो पहले इसको कैंसिल कर लें और जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बस DA अपॉन DB हमको मिल जाएगा। यहां से DW भी कैंसिल आउट होगा डिवाइड करने पर। तो DA अपॉन DB इज इक्वल टू होगा 1/2 अपॉन 2/3, 1/2 इंटू 3/2, यानी डेंसिटीज का रेशियो हो गया 3:4 एंड सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। A block of ice of density 0.9 gram per cc and of volume 100 cc floats in water. Then the volume of ice inside the water. अब इसमें एक दो बातें याद रखें। 0.9 ग्राम पर cc, cc मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। यह है आइस की डेंसिटी, और पानी की डेंसिटी सीजीएस यूनिट्स में होती है 1 ग्राम पर सीसी। तो याद रखना चाहिए इस वैल्यू को, 0.9 ग्राम पर सीसी। और ये भी याद रखें कि आइस इज लाइटर देन वाटर। क्यों होती है आइस वाटर से लाइटर? क्योंकि आइस में होते हैं एयर बबल्स, इस वजह से उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। एंड ऑफ वॉल्यूम 100 सीसी, एक ब्लॉक दिया हुआ आइस का जिसकी डेंसिटी दी है और वॉल्यूम दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर में, और बोला है फ्लोट्स इन वाटर। ये तो प्रॉपर्टी है कि आइस का ब्लॉक हमेशा पानी के ऊपर तैरेगा ही, क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है। देन वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड द वाटर, तो उसका कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, ये हमसे पूछा हुआ है।
तो इसमें फ्लोटेशन का ही हमको लॉ लगाना है। डाउनवर्ड्स फोर्स कौन सा होगा? इस आइस के ब्लॉक का वेट, वेट डाउनवर्ड्स। तो उसका वॉल्यूम दे रखा है 100 सीसी इंटू उसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी, और यहां आएगी ग्रेविटी सीजीएस यूनिट्स में। तो ये हमने क्या निकाला है? ये निकाला है डाउनवर्ड्स फोर्स। सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये डाइन में आंसर आएगा। डाइन में इतना फोर्स नीचे काम कर रहा है, और ये बैलेंस होता है किससे? अपथ्रस्ट से। अब यदि उस आइस ब्लॉक का वॉल्यूम वी आई इमर्स्ड है वाटर के अंदर, तो यहां आएगा वॉल्यूम। उसके बाद यहां आएगी पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी इंटू ग्रेविटी। तो ये जी कैंसल आउट, ये कैंसल आउट। तो हमको वी आई मतलब वॉल्यूम ऑफ आइस ब्लॉक इनसाइड द वाटर मिल जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और वो आया 90 सीसी। 90 सीसी, एंड सो ऑप्शन 2 is correct. Next question. A body weighs 200 gram in air, 180 gram in a liquid, and 175 gram in water. The density of the material of the body is. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअली ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन ये हमने कॉम्पेंडियम में भी डिस्कस किया हुआ है, उसमें डिराइव भी किया है फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। सॉलिड के मटेरियल की डेंसिटी हमको चाहिए। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं किसी सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। उसी को कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी। तो रिलेटिव डेंसिटी उस सॉलिड की वो क्या होगी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और फिर सॉल्विंग के बाद ये फॉर्मूला इस तरह का आता है, W1 अपॉन W1 माइनस W2। अब इसमें W1 क्या है? इसको डिराइव तो नहीं करेंगे, आप उसमें फॉर्मूला लिस्ट में डिराइव किया हुआ है, उसको देख सकते हैं, आपने किया भी होगा। W1 मतलब होता है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, क्योंकि एग्जाम में आप उसको डिराइव करके नहीं कर पाएंगे, आपको याद ही होना चाहिए। वो हो सके तो इसको याद रखें। यह है वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। फिर W2 क्या है? W2 है वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। मतलब वो एक्सपेरिमेंट किस तरह करेंगे? तो 2 बार हमको उसको उसके वेट को मेजर करना पड़ेगा, एक बार एयर में और एक बार फिर वाटर में इमर्स करके। 2 रीडिंग्स आएंगी। उन दोनों रीडिंग्स के यहाँ सब्स्टिट्यूशन के बाद पहले आपको मिलेगी रिलेटिव डेंसिटी उस सॉलिड की। पर हमको तो ये चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल पूछा हुआ है, तो DW के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो ये आपको याद आ जाना चाहिए। अब DS अपॉन DW वो कितना होगा? पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए W1 मतलब वेट ऑफ द बॉडी इन एयर कितना दिया है? 200 ग्राम। फिर नीचे क्या आता है? W1 माइनस W2। तो 200 माइनस वेट इन वाटर, मतलब उसे स्किप करके 180 ग्राम को यहां आना है सीधे 175, यानी ये हो जाएगा 200 अपॉन 25, दैट इज 8। ये क्या आई है? ये आई है रिलेटिव डेंसिटी। 2 डेंसिटीज का रेशो, मतलब इसकी कोई यूनिट वूनिट नहीं होगी। पर हमको तो चाहिए DS, तो DS के लिए DW का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब वाटर का आपको वाटर की डेंसिटी पता होनी चाहिए। CGS यूनिट्स में अभी हमने बात की थी, वो होती है 1 ग्राम पर सीसी। ये है डेंसिटी ऑफ वाटर। और SI यूनिट्स में ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये वैल्यूज कई बार नहीं दी होती हैं, हमको याद होना चाहिए। तो बस यहाँ हमको 8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना, और यूनिट क्या आएगा? kg पर मीटर क्यूब्ड। तो ये आ जाएगा 8000 kg पर मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है 180 ग्राम इन अ लिक्विड, मतलब उसको लिक्विड में इमर्स करके उस बॉडी को भी मेजर किया है, वो कितना आया? 180 ग्राम। तो ये डेटा इस क्वेश्चन के लिए सुपरफ्लुअस है।
पर यदि आपसे पूछा होता सपोज कि आपको बोला होता है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड करो, तब फिर उसकी हमको जरूरत पड़ती। ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का दूसरा एप्लीकेशन है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पहला एप्लीकेशन यह है टू फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, दूसरा है टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, तीसरा है कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना। हॉलो बॉडी होती है मतलब ही उसमें अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना। और चौथा होता है किसी मेटालिक अलॉय में, किसी मेटल में इम्प्यूरिटी का पता करना। अलॉय मतलब कई सारे मेटल्स मिक्स करते हैं, जैसे गोल्ड का कोई यदि हम ऑर्नामेंट बनाते हैं और उसमें सिल्वर की मिक्सिंग होती है, तो हम ये बता सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का प्रोपोर्शन कितना है, या उस गोल्ड के ऑर्नामेंट में सिल्वर कितने सिल्वर की मिक्सिंग की हुई है। इस तरह से चार उसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो अब रिलेटिव डेंसिटी जब लिक्विड की फाइंड आउट करना होती है तो वो क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर से ही कंपेयर करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है W1 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2, मतलब 3 रीडिंग्स लेना होंगी। जब ये काम हम कर रहे थे हमको 2 रीडिंग्स लेना होती हैं, W1 W2, एक बार हवा में और एक बार उसे पानी में इमर्स करके वेट फाइंड आउट करते हैं। पर यदि लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी हमको चाहिए होती है तो हमको 3 रीडिंग्स लेना पड़ेंगी। अब यहाँ W1 W2 और W3 क्या क्या है तो ये आपको रटना पड़ेगा। एग्जाम में तो डिराइव नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला, पर W1 क्या है, वेट इन एयर, W2 इज वेट इन वाटर, है ना, वेट इन वाटर मतलब ये W2 है, और W3 मतलब वेट इन लिक्विड। फिर से बोलता हूं मैं, यह है वेट इन लिक्विड, यह है वेट इन वाटर और यह है वेट इन एयर। 3 बार ये मेजरमेंट्स करने के बाद ये रीडिंग्स आएंगी, इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जैसे इसी सवाल में W1 कितना है, तो W1 है 200। हालांकि यहाँ वेट बोल रहे हैं और ये ग्राम में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जी का मल्टीप्लाई करेंगे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, इसलिए चलता है। अब W3 क्या होगा, वेट इन लिक्विड, वेट इन लिक्विड इज हाउ मच, 180, 180 नीचे 200 माइनस 175, और ये कितना आया, ये आएगा ऊपर 20 और नीचे 25, यानी 0.8 आएगा। और 0.8 आना क्या बता रहा है कि वो लिक्विड वाटर से लाइटर है, लाइटर है। अब यदि पानी और उस लिक्विड को मिलाएंगे तो नीचे क्या होगा, पानी, और ऊपर होगा लिक्विड। जब इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तब उनकी डेंसिटीज में डिफरेंस के कारण वो सब सेपरेट हो जाते हैं। इमिसिबल है तो सेपरेट हो जाएंगे, ऊपर होगा लिक्विड क्योंकि हल्का है, नीचे होगा पानी क्योंकि वो भारी है, और इंटरफेस प्लेन रहेगा। ठीक है। अब यदि लिक्विड की डेंसिटी पूछी होती है हमसे तो क्या करना होता हमको, dl बराबर क्या लिखते हैं हम, dw इंटू 0.8, पानी की डेंसिटी का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते, तब आंसर क्या आता, 800। वो भी है इसमें आंसर, तो गड़बड़ हो सकती है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से देख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ सॉलिड इनसॉल्यूबल इन वाटर weighs 24 gram in air, 21 gram when completely immersed in water. Its weight when completely immersed in liquid of specific gravity 1.1 is, है ना। तो वही फॉर्मूला लगेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी लिक्विड की जो हमको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1.1, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की फिर वही फॉर्मूला लिखे, W1 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2। ठीक है। अब W1 कितना है, तो वह है 24 ग्राम। W3 क्या होता है, W3 क्या होता है, वेट इन लिक्विड। तो वेट इन लिक्विड यहां दिया है क्या, नहीं दिया है, अपॉन W1,
W1 इज अगेन 24 और ये दिया है क्या W2 दिया है क्या? यस कितना है वो 21 और ये कितना दे रखा है 1.1। तो पहले तो ये निकाल लें हम, ठीक है। तो ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा 3.3। 3.3 इज इक्वल टू 24 माइनस W3। तो W3 हो जाएगा 24 माइनस 3.3। 24 माइनस 3.3, तो 3 घटा दें तो क्या बचेगा 21, और 21 में से 0.3 घटाएंगे तो 20.7। 20.7 ग्राम इज आवर आंसर। तो फिर से वही फॉर्मूला यहां पर यूज हुआ है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला है? अ ब्लॉक ऑफ सॉलिड इनसॉल्युबल इन वाटर वेज 24 ग्राम इन एयर। पहले उसको तौला तो 24 ग्राम का वो मिला, जब हवा में तौला गया 21 ग्राम व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। उसी को पानी में पूरी तरह डुबो दिया, तब उसका वेट कितना आया? ये आया 21 ग्राम। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपैरेंट वेट। ये होता है अपैरेंट वेट। और अपैरेंट वेट कैसे मिलता है? ट्रू वेट, मतलब वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। तो वो आया 21 when completely immersed in water. Its weight when completely immersed in a liquid, मतलब this is asked। ये हमको दिमाग में आ जाना चाहिए, और फिर ये फॉर्मूला आपको रटना ही है। इसको यूज करके सॉल्विंग करके आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। An inverted U tube has its two limbs in water and kerosene contained in two beakers। दो beakers हैं और उन beakers में क्या भरा हुआ है? An inverted U tube has two limbs in water and kerosene, मतलब इस तरह के दो वेसल्स हैं, जिसमें से एक वेसल में तो भरा हुआ है पानी और दूसरे वेसल में भरा हुआ है केरोसिन। दूसरे में है केरोसिन। और इस तरह के इन्वर्टेड यू ट्यूब इसमें डुबोई हुई है। इस तरह की इन्वर्टेड यू ट्यूब वो डूबी हुई है इन दोनों लिक्विड्स में। आगे क्या बोल रहे हैं? इफ वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, टू व्हाट हाइट डज केरोसिन, केरोसिन की डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम पर सीसी, राइज इन द अदर लिम्ब। पानी कितना राइज हो गया? 10 सेंटीमीटर तक, यहां तक आ गया पानी। फ्री सरफेस से 10 सेंटीमीटर तक वो राइज हो गया पानी। तो बताना है कि ये केरोसिन जो है वो कितना राइज होगा। केरोसिन कितना राइज होगा? अब अलग अलग आएंगे राइज, क्योंकि डेंसिटीज अलग अलग है। ये हमको फाइंड आउट करना है। से एच, केरोसिन कितना ऊपर चढ़ जाएगा पानी यदि 10 सेंटीमीटर ऊपर आता है। तो पहले मान लेंगे कि इस यू ट्यूब के अंदर प्रेशर है, मान लो P। तो यहां प्रेशर होगा P, यहां प्रेशर कितना होगा? तो यहां होगा P प्लस, इस कॉलम की वजह से जो आया 10 सेंटीमीटर, इंटू यहां आएगी डेंसिटी किसकी? ये क्या है? पानी, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह आएगा एच रो जी, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहां एच, फिर ये रो इंटू जी, जी किसमें? सीजीएस यूनिट्स में। तो ये होगा यहां पॉइंट ए का प्रेशर। और यहां पर प्रेशर कितना होगा? तो यहां प्रेशर होगा P प्लस ये हाइट जो हमको फाइंड करनी है, इंटू डेंसिटी जो रखी है 0.8 केरोसिन की, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी। ऐसी इक्वेशन हमको बनानी पड़ेगी और सॉल्विंग के बाद आंसर आएगा। तो पहले तो ये कैंसिल, इसको नहीं लेते तो भी चलेगा, एग्जाम में भी नहीं लेना है। ये भी कैंसिल कर दें, इसको भी इग्नोर कर देना। मतलब आप तो कुल मिला के ये याद रखो, हाइट इंटू डेंसिटी बराबर हाइट इंटू डेंसिटी। ये शॉर्ट ट्रिक उसकी हो सकती है। और बस ये यूनिट्स पे भी आप ध्यान मत दो, यहां आ रहा है 10 और इधर आ रहा है 0.8 एच, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। एच बराबर कितना हो गया? 100/8, यानी 50/4, यानी 25/2, यानी 12.5, और आंसर आएगा सेंटीमीटर में। वो यूनिट से भी आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। अब एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है तो ये सब ड्राइंग वाइंग बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो पर्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये रट लेना आप कि हाइट इंटू डेंसिटी इज कांस्टेंट। हाइट इंटू डेंसिटी इज कांस्टेंट, यानी H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D।
H2 हमको फाइंड आउट करना है, तो H2 बराबर हो जाएगा H1, इनवर्स प्रोपोर्शन है, H2 बाई H1 बराबर क्या लिखेंगे, हाँ D1 बाय D2। अब H1 कितना है 10, D1 कितना है 1 और D2 कितना है 0.8, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 100/8 मतलब 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a metal sphere weighing 60 gram in air is suspended by a thread in an oil of specific gravity 0.6 if the tension in the thread is 55 gram weight। ये आप पहचान गए होंगे, ग्राम वेट ये वेट की यूनिट है किस सिस्टम में, सीजीएस में। और इसमें यदि हम MWT हटाकर G की जगह 980 डाल देंगे तो हमको वेट मिल जाएगा डाइंस में। तो याद रखना चाहिए, ग्राम वेट और किलोग्राम वेट आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल स्फीयर इज, तो क्वेश्चन क्या है, एक मेटल स्फीयर दिया हुआ है और उसको टांगा है किसी थ्रेड से। तो ये मेटल स्फीयर हो गया और उसको किसी थ्रेड से इस तरह सस्पेंड किया हुआ है, किसमें, किसी लिक्विड में। लिक्विड क्या है, ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6। तो किसी ऑयल में इस तरह से सस्पेंडेड है वो स्फीयर। तो उसका फोर्स डायग्राम हमको सोचना पड़ेगा, कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर आ रहे होंगे। तो एक तो फोर्स होगा इसका वेट डाउनवर्ड्स, दूसरा होगा टेंशन इन द थ्रेड, क्योंकि टेंशन कैसे एक्ट करते हैं, टेंशन एक्ट करते हैं इस तरह से, इनवर्ड एरोज। इसमें से ये जो दिखाया है ये इस स्फीयर पर है और ये जो है ये रिजिड सपोर्ट पे आएगा। हमको इसकी जरूरत है क्योंकि हम स्टडी इसकी कर रहे हैं। तो ये वेट हो गया, ये टेंशन हो गया। तीसरा फोर्स होगा अपथ्रस्ट, क्योंकि इसको लिक्विड में इमर्स किया हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में हमको इक्वेशन क्या बनानी पड़ेगी, W इज इक्वल टू T प्लस U, ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो हमको दे रखा है वेट, कितना है उसका, मेटल स्फीयर का वेट 60 ग्राम मतलब 60G, ये यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। और टेंशन दे रखा है 55G, तो इस तरह से हमको अपथ्रस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अपथ्रस्ट कितना होगा, तो वो होगा 5G के बराबर। ये पहला काम हमको करना पड़ेगा। ये अपथ्रस्ट मिल गया। और अपथ्रस्ट कितना होता है, तो अपथ्रस्ट होता है वॉल्यूम इमर्स्ड, यदि उस स्फीयर का वॉल्यूम हो V, और फिर ये जो ऑयल है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.6, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल मतलब DO अपॉन DW इज 0.6, और CGS में तो ये 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ऑयल की डेंसिटी भी 0.6 ही होगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू CGS में डेंसिटी के बराबर होती है। ये भी मैंने उसमें कॉम्पेंडियम में लिखा हुआ है, याद रखना चाहिए। तो यदि ये CGS में है 0.6, आई मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 हो, तो इसके साथ CGS यूनिट लगा दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यही होगी उस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहां पर क्या रखना है हमें 0.6, क्योंकि हम CGS में ही काम कर रहे हैं। और क्या आएगा इसके अलावा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैंसल आउट होके यहां से हमको वॉल्यूम मिल गया उस स्फीयर का। वॉल्यूम बराबर होगा 5/0.6 मतलब 50/6, और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम के बाद अब उस मेटल स्फीयर की बात करते हैं। उसका वेट कितना है 60G हवा में, और वेट क्या होता है उसका, वॉल्यूम मतलब 50/6 इंटू उसकी डेंसिटी, DS कर देते हैं उसे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इंटू G। तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं, पर सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग हमको लगाना पड़ता है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। 36/5, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2। 36 इंटू 0.2 कर दें तो क्या आ जाएगा, 7.2। 7.2, और ये डेंसिटी निकाल रहे हैं किसमें, CGS यूनिट्स में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 7.2। आंसर 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, what mass of lead will weigh as much as 8 gram of iron
when both are immersed in water. Given specific gravities of iron and lead are 8 and 11 respectively. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके लिए हमको बात करना पड़ेगी अपैरेंट वेट की. आपने सुना होगा अपैरेंट वेट मतलब जो वेट हम किसी सॉलिड बॉडी को लिक्विड में इमर्स करके और फिर मेजर करते हैं उसको कहते हैं अपैरेंट वेट. अपैरेंट वेट आभासी भार. और अपैरेंट वेट होता है उसका ट्रू वेट. ट्रू वेट मतलब वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट. तो इस अपैरेंट वेट का हम फॉर्मूला बनाएंगे. अब ट्रू वेट कितना होगा उस सॉलिड बॉडी का यदि उसका वॉल्यूम है v, डेंसिटी यदि उस सॉलिड की है ds इंटू जी. तो ये होगा उसका ट्रू वेट जो हम हवा में मेजर करेंगे. और माइनस u. अब उसको कंप्लीटली इमर्स किया है तो वॉल्यूम इमर्स्ड वो हो जाएगा v सेम एज दैट ऑफ द सॉलिड इंटू यहां क्या आएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड. वाटर भी हो सकता है या दूसरा कोई लिक्विड हो सकता है इंटू जी कर देते हैं. अब इसमें से यदि मैं इसे कॉमन कर दूं वी डी एस जी को, इसको यदि कॉमन कर दे तो वी जी तो दोनों में कॉमन था और यहां पर आ जाएगा डी एल और डी एस का यहां डिवाइड हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है. ये फिजिक्स में और भी चैप्टर्स में बहुत जगह पर यूज होता है. और ये क्या है अपैरेंट वेट. अब यहां पर यह है वॉल्यूम, यह है डेंसिटी. और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को कंबाइंडली हम क्या बोल सकते हैं मास. कंबाइंडली हम बोल सकते हैं उसे मास. तो ये हो गया मास ऑफ द बॉडी इंटू जी इंटू 1 माइनस डी एल अपॉन डी एस. रो सिग्मा की टर्म्स में भी उसे याद रख लेते हैं हम, पर डी एल डी एस रखेंगे तो अच्छा होगा. और याद रखो कि लिक्विड ऊपर सॉलिड नीचे ऐसा, क्योंकि इसको आना है 1 से कम. और लिक्विड की डेंसिटीज जनरली कैसी होती हैं सॉलिड से कम ही होती हैं, क्योंकि ये चीज पॉजिटिव आएगी तभी अपैरेंट वेट पॉजिटिव आएगा. ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 माइनस स्मॉलर वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू, ऐसे भी याद उसको रख सकते हैं. अब इधर आए. अब अपैरेंट वेट आप जानते हैं वेट होता है mg और वेट के चेंज होने में मास के चेंज होने का कोई रोल नहीं होता. वेट यदि अपैरेंटली चेंज हुआ है तो m तो चेंज नहीं हुआ होगा. कौन चेंज हुआ होगा g ही चेंज हुआ होगा. तो यहां पर हम कई बार ऐसा भी लिख देते हैं. और फिर एक फॉर्मूला और बन जाता है g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी एल अपॉन डी एस, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स में उसको यूज करते हैं. पेंडुलम वगैरह को डुबो कर ऑसिलेट करवाते हैं और पूछते हैं टाइम पीरियड कितना होगा. देन ऑल्सो वी यूज दिस फॉर्मूला. कई जगह बहुत सारे चैप्टर्स में ये यूज होता है. तो हमको ये एक्चुअली यूज करना है. यहाँ पर क्या बोला है इसने, व्हाट मास ऑफ लेड विल वे एज मच एज 8 ग्राम ऑफ आयरन. कहने का क्या मतलब है कि लेड का मास हमको फाइंड करना है. उस पीस ऑफ लेड का मास जिसका वेट उतना ही हो जितना कि 8 ग्राम आयरन का हो. मतलब यही काम करना है हमको. हम मान लेते हैं लेड का जो पीस है उसका मास है ml, जो हमको फाइंड करना है ml इंटू जी. और ये कब की बात हो रही है, जब उसको पानी में डुबोया. तो पानी में डुबोने के बाद ये होगा उसका मास लेड पीस का और आयरन पीस का. तो लेड के लिए लिख रहे हैं ml इंटू जी इंटू 1 माइनस यहां क्या आएगा डेंसिटी लिक्विड की. और लिक्विड कौन है, वो है वाटर यानी 1. और यहां आएगी डेंसिटी किसकी, उस मटेरियल की लेड की. और लेड नंबर 2 पे लिखा है मतलब वो क्या है 11, वो है 11. फिर से देख लेते हैं. पहले नाम लिया है किसका, लेड का, फिर आयरन का. आयरन और लेड की डेंसिटीज 1 इंटू 1 माइनस 11 बराबर. अब यहां आते हैं. अब यहां पर हमको आयरन का मास यानी 8 ग्राम रखना है इंटू जी और 1 माइनस 1 अपॉन 8 कर लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे. मतलब एग्जाम में आए तो फिर इतना नहीं सोचना है. बार बार मैं आपसे कहता हूं, यहां तो मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए इतना समझाना जरूरी है. तो तभी फिर वो आपको याद भी रहेगा और आप उसको कर पाएंगे एग्जाम में. समझने के बाद ही वो फॉर्मूला फिर आपको रट सकता है. तो आंसर हो गया 7.7.
इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब नहीं सोचेंगे, सीधे हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। एलएचएस में लेड के लिए, आरएचएस में आयरन के लिए डेंसिटीज को बहुत सावधानी के साथ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो इमीडिएट कम समय में आंसर आ जाएगा। आंसर 4 इज करेक्ट। 7.7 आंसर आएगा ग्राम में। अगला क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आसान है पर इंपॉर्टेंट है। द बेस एरिया ऑफ अ बोट इज 2 मीटर स्क्वायर। अ मैन वेइंग 76 kg weight steps in to the boat. Calculate the depth to which the boat sinks further into water. तो ये फ्लोटेशन का एप्लीकेशन है। फ्लोटेशन हमने पढ़ा हुआ है, उसका ये एप्लीकेशन है। इसको मैं आपको समझाता हूं कि मान लो जो प्लांक है या वो बोट है, उसका मास है मान लो m। तो जब वो फ्लोट हो रही होगी पहले, उस मैन के स्टेप इन होने से पहले, तब क्या लिखना पड़ेगा हमको? ये उसका वेट बोट का इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट कितना होगा? वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या आएगा? ग्रेविटी। और क्या आएगा? बस ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर से कर देते हैं, क्या आया ना समझ में? अब फिर क्या होगा? अच्छे से समझाते हैं जरा प्यार से। अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत बढ़िया। विजय नहीं आया ना अभी? वो आए तो उसको भेजना इमीडिएट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? द बेस एरिया ऑफ अ बोट इज 2 मीटर स्क्वायर। अ मैन वेइंग 76 kg weight steps in to the boat. Calculate the depth to which the boat sinks further into water. तो आसान पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन पर। फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट से हम मास मेजर कर सकते हैं, मतलब वो वेइंग मशीन जैसा काम करता है। हमको वो लॉ हेल्प करता है टू मेजर मास ऑफ अ बॉडी। अब इस क्वेश्चन में पहले मान लेते हैं कि वो मैन बोट पर स्टेप इन नहीं होता, मतलब बोट फ्लोट हो रही है पानी के ऊपर। तब क्या लिखेंगे हम? इक्वेशन क्या होगी उसके फ्लोटेशन की? तो वो होगी mg, मतलब वेट ऑफ द बोट इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी g। ये इक्वेशन होगी। अब मान लो स्मॉल m मास का वो आदमी उस बोट के ऊपर खड़ा हो जाता है, तब क्या होगा? वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो बढ़ जाएगा। m प्लस एम इंटू जी इज इक्वल टू, इधर क्या होगा? तो इधर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप वेट यदि बढ़ेगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस होना है, तो डेंसिटी ग्रेविटी तो बदलेगी नहीं, वॉल्यूम जरूर चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो उसके पहले एक काम ये करते हैं कि mg, इस वाली इक्वेशन में वॉल्यूम को हम लिख लेते हैं एरिया इंटू एच, क्योंकि इस तरह का मान लो वो बोट है या प्लांक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू ये लेंथ, हाइट, इंटू डी डब्ल्यू इंटू जी, और इसको बनाते हैं इक्वेशन 1। तो जैसे ही वो मास बढ़ेगा स्मॉल m से, तो इधर a तो बदलेगा नहीं, h की जगह h प्लस मान लो y आने लगा, यानी फर्दर वो और कितना इमर्स हो गई बोट y से, तो यहां आ जाएगा h प्लस वाई इंटू डी डब्ल्यू इंटू जी। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो mg वाली टर्म कैंसिल होकर स्मॉल mg, और इधर क्या होगा? सब्ट्रैक्शन पर ah dwg, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा a y dw इंटू जी। ये कैंसिल g भी, हमको चाहिए y, तो y कितना होगा? m अपॉन ए डी डब्ल्यू। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यूं सोचेंगे कि उस आदमी का वेट कितना है, वो है 76 g। 76 kg तो उसका मास है,
मास इंटू ग्रेविटी है उसका वेट डाउनवर्ड्स, और ये है स्मॉल m, इसी वजह से एडिशनली वो बोट कितना और इमर्स हो गई y से, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ में, तो एरिया, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, पर इधर ये हमने किस में लिखा हुआ है, ये भी केजी में है, ठीक है, 2 इंटू वाई इंटू क्या जी, और क्या आएगा, और क्या आएगा, उसके अलावा डेंसिटी आएगी पानी की, और डेंसिटी पानी की कितनी, 10⁻³ क्योंकि हम एसआई में काम कर रहे हैं हाल फिलहाल। ये जी कैंसिल आउट, इसको डिवाइड करेंगे 76 को 2 से तो कितना हो जाएगा 38 अपॉन 10⁻³ ये आया y, तो y आ रहा है 38 इंटू 10⁻³ और ये आंसर किस में आएगा, ये आंसर आएगा मीटर में, और हमको पूछा हुआ है सेंटीमीटर में आंसर, तो सेंटीमीटर के लिए इसको क्या करेंगे, इंटू 10⁻² करेंगे, 38/10 दैट इज 3.8 सेंटीमीटर। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। आंसर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता होगा, इसको कई तरह से एक्सप्रेस करते हैं, या तो कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, या तो ऐसा बोलते हैं, और या फिर इसको आप लिख सकते हो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल, इस तरह से एक्सप्रेस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं 14 बैरोमीटर से, तो कम से कम बैरोमीटर आपको याद रहना चाहिए। बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और किसी वेसल में भरी हुई गैस के प्रेशर को नापते हैं मैनोमीटर से। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एट व्हाट डेप्थ ऑफ वाटर द प्रेशर विल बिकम 4 एटमॉस्फियर्स। मान लो ये है इंटरफेस, ऊपर है एटमॉस्फियर और नीचे है मान लो पानी, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि 1 atm हो या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम हो, इसको 1 atm भी बोलते हैं, 1 एटमॉस्फियर 1 atm, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा, यहां होगा 1 atm। हमसे पूछ रहे हैं वो डेप्थ बताओ जहां प्रेशर कितना हो जाता है 4 एटमॉस्फियर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सरफेस से नीचे यदि जाएंगे तो क्या होगा, ये वाटर का कॉलम, यहां पर जो वाटर कॉलम होगा उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, और यहां मान लो 4 atm हो जाता है प्रेशर। यहां कितना था, तो यहां था 1 atm और यहां हो गया 4 atm, और ये तब हुआ जब h डेप्थ हम मूव करते हैं सरफेस से नीचे। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं, 4 atm इज इक्वल टू 1 atm प्लस h रो जी, h ही हमको फाइंड करना है, और यहाँ डेंसिटी किसकी आएगी, पानी की, पानी की डेंसिटी आएगी। इसको इधर ले आए, ये हुआ 3 atm, और 1 atm कितना होता है वो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, 1.013 टाइम्स 10⁵ इज इक्वल टू h हमको फाइंड करना है, ये 10⁻³ और ये होगा 10 के बराबर। अब बस इसको सॉल्व करना है फॉर h, तो 10⁵ है और ये 4 हैं, तो एक 10 यहां बचेगा और यही आंसर हो जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, 30.10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10.13 इंटू 3, 10.13 इंटू 3, तो 10 से तो ये 30 हो गया और ये 39, यानी 30.39, और ये आंसर आएगा किसमें, तो आंसर आएगा मीटर में, तो अप्रोक्सीमेटली ये 31 हो जाएगा मीटर के बराबर, तो आंसर इज 31 मीटर। अगला सवाल, अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, द डेंसिटी ऑफ वुड इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं उस वुड का वॉल्यूम है v, वुड ब्लॉक का वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू वुड की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी है उसका वेट,
इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, 2/3, और यहां क्या आएगा, वाटर इंटू जी, मतलब फ्लोटेशन का लॉ लगा दिया हमने। हमको डेंसिटी किसकी चाहिए, वुड की, तो इंस्टेड यहां पर बी कर लेते हैं, नहीं तो कैंसिल ना हो जाए, ब्लॉक, तो ये जी कैंसिल, वी कैंसिल, यही हमें चाहिए। तो डीबी बराबर कितना आ गया, 2/3 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी, और इसलिए आ गया 2/3 ग्राम per cc, and cc minus 1, 2/3 is the correct answer. Answer 4 is correct.